हम लोग गायनी देख रहे हैं और गायनी में जो कल हम लोग बातें किए थे गायनिकोलॉजी में यानी कि गायनी में हम लोग एनाटॉमी की हौज में आज हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग को एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी और प्यूबर्टी की बातें करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो मेल और फीमेल में होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे पोजीशन सेम फंक्शन डिफरेंट, तो ऐसे ऑर्गन होमोलॉगस कहलाते हैं, वर्जिन जिनकी सेम होती है। ठीक है ना, और वर्जिन डिफरेंट फंक्शन सेम तो एनालॉगस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फीमेल फीमेल में कौन सा पार्ट है और मेल में वो कौन से पार्ट के एनालॉगस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इधर AIUPAC और यमो में इधर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए रिसेंटली, फिर भी जैसे लेबिया मेजोरा जो फीमेल में प्रेजेंट होता है, ये मेल स्क्रोटम के एनालॉगस है। मेल में स्क्रोटम, ठीक ना, स्क्रोटम के एनालॉगस है। ठीक ना, अगला स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये मेल में प्रीप्यूस के एनालॉगस है। ठीक है, बात होती है कि प्रीप्यूस क्या है, तो जैसे ये पेनिस है तो पेनिस का एंटीरियर पार्ट, इस पे जो स्किन होती है, ठीक है ना, जो फोर स्किन इसी को प्रीप्यूस कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रीप्यूस है और प्रीप्यूस के एनालॉगस मेल में लेबिया, ये फीमेल में लेबिया माइनोरा और मेल में प्रीप्यूस। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे फोर चीटा होता है। फोर चीटा, तो जो फोर चीटा की हम लोग कल बात किए थे वो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेनिस। ठीक है ना, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेनिस का जो सही पार्ट होता है यहाँ पे लिखेंगे पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेनिस। ठीक है, ये बात हो गई। अगली बात एक और स्ट्रक्चर है फीमेल में, जैसे क्लाइटोरिस। फीमेल में जो क्लाइटोरिस है वो मेल में पेनिस के ये एनालॉगस है। पेनिस या इसी को इरेक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इरेक्टाइल टिश्यू के एनालॉगस होता है। ठीक है ना, फीमेल में एक ग्लैंड जिसकी बात हम लोग कल कर रहे थे, बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक ना, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड है फीमेल में वो मेल में नहीं होता है और मेल में काउपर्स ग्लैंड होती है। काउपर्स ग्लैंड उसके एनालॉगस होता है। काउपर्स ग्लैंड मेल में होता है, बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में। एक और ग्लैंड होती है फीमेल में, स्किनी ग्लैंड। ठीक ना, स्किनी ग्लैंड ये यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है। ठीक ना, दो होती है, जैसे जहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, तो यहीं पे होती है। ठीक है, कल हम लोग बात कर रहे थे कि सर्विक्स पे होती हैं, वो सर्विक्स की ग्लैंड होती हैं, वो स्किनी ग्लैंड्स नहीं कहलाती हैं। स्किनी ग्लैंड्स यूरेथ्रा के अराउंड होती हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से मेल में यूरेथ्रा के अराउंड जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोस्टेट होता है। ठीक है, तो मेल प्रोस्टेट के एनालॉगस होती है। प्रोस्टेट मेल में केवल होता है और स्किनी ग्लैंड ये फीमेल में। ठीक है ना, तो स्किनी ग्लैंड एनालॉगस है, प्रोस्टेट की इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ चीजें पहले पूछी गई हैं, इधर रिसेंटली नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है ना, स्पेशली लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस और स्किनी और ये सब पूछे गए हैं। ठीक है ना, लेकिन एमओ वाले में नहीं पूछा गया है। तो ये बात हो गई कि कौन से ऑर्गन्स इस ऑर्गन के एनालॉगस हैं। ठीक है ना, यानी कि फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है ना, तो अगली बात, अब हम लोग अगले चैप्टर पे चल रहे हैं। अब तक हम लोग एनाटॉमी देख रहे थे, अब हम लोग फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी ऑफ ऑफ फीमेल, फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके कंपेरिजन में कम पूछे गए हैं। एनाटॉमी के कंपेरिजन में एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखेंगे जब सिलेबस जो यमो का दिया गया है तो उसमें एनाटॉमी को जैसे हाईलाइट किया गया है। ठीक है ना, तो एनाटॉमी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ज्यादा, फिजियोलॉजी वाला उसमें दिया ही नहीं गया है। फिर भी हम लोग फिजियोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, तो पहला फिजियोलॉजी में जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल, ठीक है ना, तो फीमेल में ये जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं वो ब्लड से होते हुए वो ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी, ठीक ना, और ये जैसे ओवरी है, तो ओवरी में सेल होती हैं, ओवरी में सेल होती हैं यहाँ पे, जिन्हें ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है। यही डेवलप करती हैं फॉलिकल को। ठीक है ना, तो होता क्या है
ये सबसे ऊपर ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस। और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया और ओवरी हो गया, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है, नाम दिया गया है हाइपोथैलेमो, यानी कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी, ठीक ना। एग्जाम में इतना ही नाम दिया करके पूछा गया था। हालांकि पूरा नाम होता है, ओवरी भी होता है, ठीक ना। ओवेरियन एक्सिस कहलाता है, ओवेरियन एक्सिस कहलाता है, ठीक ना। तो इसको शॉर्टकट में अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, तो पूरा नाम हो जाएगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है। लेकिन कई बार एग्जाम्स में केवल आधा ही दिया गया है, एचपी एक्सिस, ठीक ना। तो इसको एचपीए के नाम से भी जाना जाता है। एचपीए का मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, और वो का नाम नहीं दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, मोबाइल में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि जो एचपीए है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक ना, बिकम्स एक्टिवेट, ठीक ना, यानी कि ये जो पार्ट है ये कब एक्टिव होती है, एक्टिव एंड फंक्शनल, ठीक ना। ये कब एक्टिव और फंक्शनल होती है, इन्हें फीमेल, फीमेल फीटस, इन ए फीमेल फीटस, यानी कि जो फीमेल फीटस का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये कब बनती है, ठीक ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे 20 वीक ऑफ, यानी कि 20 वीक इंट्रायूटेराइन लाइफ का जो लाइफ है पूछा गया था। ये मोबाइल एग्जाम में लास्ट वाले में ये पूछा गया था। एसपीए एक्सिस कब फंक्शनल होती है, ठीक है ना। तो एसपीए एक्सिस फंक्शनल होती है 20th वीक में, ठीक ना। आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था यमुना वाले में। क्वेश्चन ये है कि कार्पस, कार्पस इज ए पार्ट ऑफ, कार्पस इसका पार्ट है। पहला ऑप्शन है वेजाइना, दूसरा ऑप्शन है डी ओवरी, तीसरा ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब, डी ऑप्शन है यूटेरस, ठीक ना। ये यमुना वाले एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। किसका पार्ट होता है कार्पस, ये आपको बताना है, ठीक ना। कार्पस किसका पार्ट है, डी यूट्रस, ठीक ना। यस, ठीक है, ये यूट्रस का ही पार्ट है, तब हम लोग बात कर रहे थे, ये पूछा गया था, ठीक ना। ये बात ध्यान देंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग हाइपोथैलेमस की बीमारियों को पढ़ेंगे, फिर यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं, फिर पिट्यूटरी और फिर ओवरी, ठीक ना। तो पहले हाइपोथैलेमस को हम लोग देखने चल रहे हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ये जो ओवरी वाला एक्सिस है, ठीक ना। तो पहले हम लोग हाइपोथैलेमस की बातें करेंगे, हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद पिट्यूटरी और फिर ओवरी, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक ना। हाइपोथैलेमस हम लोग गायनी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे जरूरत है, और कुछ पार्ट भी हैं वो एंडोक्राइन, जब पीएम हम लोग करेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी, ये जो है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। तो पूछा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस है उसमें कहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हार्मोन इसमें होते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक ना। आपसे पूछा जाए आर्कुएट न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, तो आर्कुएट न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में होते हैं, आर्कुएट न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। आर्कुएट न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है इसे एडेनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, एडेनो हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस, या इसी को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी इसी को कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। या इसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ से जो चीजें पूछी गई हैं वो ये पूछा गया है कि जो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे जुड़ा रहता है, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पोर्टल वेन के थ्रू जुड़ा रहता है या पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन यही है कि जो जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये कनेक्ट कैसे रहता है, ठीक ना। तो ये कनेक्ट वाया पोर्टल सर्कुलेशन, ये पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन से ये कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी तरह से जो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जो भी यहाँ पे बनता है वो डायरेक्ट यहाँ पे आकर के स्टोर होता है, ठीक ना। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक ना, ये जो है अंडर डायरेक्ट
अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक ना, यानी कि हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक ना। यहाँ पे ये बात हो गई। अब अगली बार कुछ और भी क्वेश्चंस। ये तो पहली बात हो गई कि आर्क्वेट न्यूक्लियस कहाँ होते हैं और जो कनेक्शन होता है इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल वेल के थ्रू जुड़ा रहता है और यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। अगला एक बीमारी है, ठीक ना, जिसे कार्मेन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्मेन सिंड्रोम कौन से पार्ट से एसोसिएट है, कौन से पार्ट की बीमारी, ठीक ना। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो कार्मेन सिंड्रोम है, कार्मेन सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ हाइपोथैलेमस, ना, यानी कि ये हाइपोथैलेमस की डिजीज। आपको ऑप्शन दिया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड की डिजीज, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पहला ये हाइपोथैलेमस की बीमारी, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, ये बर्थ डिफेक्ट होता है जन्म से ही, ठीक है ना। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस वो यहाँ रहता है लेकिन यहाँ बनता नहीं है। वो जो ऑल्फैक्टरी लोब है जहाँ पे ऑल्फैक्शन, ठीक है ना, तो ये ऑल्फैक्टरी लोब होता है जहाँ से हम लोग सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं, यहीं पे ये हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जो हम लोगों की लाइफ में, इंट्राउटेराइन लाइफ में ये जो बन रहा होता है, ठीक ना, तो ये यहाँ से बन करके हाइपोथैलेमस माइग्रेट करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पर्सन में, कुछ ऐसी फीमेल्स में देखा गया है कि जो हाइपोथैलेमस है ये यहाँ बना और ये फेल कर गया यहाँ पे जाना, ठीक है ना। तो इस बात को लिखेंगे कि जब हाइपोथैलेमस जब हाइपोथैलेमस फेल कर जाए टू माइग्रेट, ठीक ना, ये फेल कर जाता है, ठीक ना। कहाँ से कहाँ माइग्रेट करना फेल कर जाता है, फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया से इसको जाना चाहिए था, ठीक ना, जहाँ पे ये जाना चाहिए था, जैसे अपने नॉर्मल प्लेस पे, ठीक ना। तो ये फेल कर जाता है, तो ये फेल कर जाता है, तो इसी को नाम दिया गया है कार्मेन सिंड्रोम। तो कार्मेन सिंड्रोम ये कौन से पार्ट की बीमारी है, तो हाइपोथैलेमस की बीमारी। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट का, इसमें क्या सिम्टम आएंगे, क्लिनिकल फीचर। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर होगा, क्लिनिकल फीचर, ठीक है ना। तो जो इसमें क्लिनिकल फीचर है, पहला जो यहाँ से जीएनआरएच रिलीज होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान देंगे, आर्क्वेट न्यूक्लियस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनेडोट्रोपिन जो कि जीएनआरएच यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच एलएच रिलीज कराता है। तो ये जीएनआरएच फेल कर जाता है क्योंकि अपनी जगह पे गया ही नहीं, तो हाइपोथैलेमस काम ही नहीं करता है, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है हाइपो, हाइपो का मतलब कम हो गए, जो गोनेडोट्रॉप्स है, हाइपो गोनेडोट्रॉप्स, ठीक ना, इसमें एफएसएच और एलएच ये घट जाते हैं, ठीक ना, कम हो जाते हैं। हाइपो पहला तो ये होता है, दूसरा दूसरा ये कि यहीं रह गया, तो यहीं रह गया तो जो ऑल्फैक्शन वाला एरिया है डेवलप ही नहीं हो पाता है, तो इससे स्मेल ही नहीं आती है। इस कंडीशन को एनॉस्मिया कहा जाता है, एनॉस्मिया, ठीक ना। ये पूछा गया है कि क्या इसमें मिलता है कार्मेन सिंड्रोम का, तो क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी लोब में ही रह गया इस वजह से यहाँ पे जो है स्मेल ही नहीं आती, लोग बताएंगे कि हमको कुछ मारता नहीं डॉक्टर साहब, ठीक ना। तो एनास्मिया, और इसके साथ साथ यहीं से बगल में जो आंख में जो नर्व जा रही होती है, ऑप्टिक नर्व, इसको प्रेस करने लगता है, ठीक ना। तो ऑप्टिक नर्व भी धीरे धीरे खराब हो जाती है, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व खराब होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस, ये तीन बीमारी, तीन सिम्टम इसमें एसोसिएट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, ठीक है ना। तो तीन चीजें यहाँ से याद रखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम, पहला हाइपोगोनेडोट्रोपिज्म, ठीक है ना, इंसोम्निया, ये एनॉस्मिया है, इंसोम्निया नहीं एनॉस्मिया है, वो तो नींद नहीं आती, नींद इनको पूरी आएगी, और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि हाइट, हाइट जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है इसमें से विच आर द फॉलोइंग, इसमें से विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अकर इन, ठीक ना, कार्मेन सिंड्रोम, कार्मेन सिंड्रोम में क्या नहीं होता है, तो कार्मेन सिंड्रोम में पहला पहला ऑप्शन है लो एफएसएच, बी ऑप्शन है एनॉस्मिया, ठीक है ना, एनॉस्मिया, सी ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस, डी ऑप्शन है जैसे हाइट लो, ठीक ना। आप बताइए कि क्या इसमें से नहीं मिलेगा, डी, यस, ठीक है। कभी भी इसमें जो कॉलमैन सिंड्रोम को पेशेंट होंगे उनमें कभी भी
हाइट नहीं लो होती, यानी कि हाइट पूरी जितनी होनी चाहिए हाइट उतनी रहती है, ठीक ना। तो इस बात को फिर से लिख लेंगे कि हाइट जो होती है, हाइट हाइट कार्बन का इसमें कार्बन सिंड्रोम में हाइट नॉर्मल होती है, हाइट नॉर्मल होती है, ठीक ना। तो इसको हाइपोथैलेमस में इतनी चीजों को याद रखेंगे ना। ये दो बात। अगली बात पिट्यूटरी पे हम लोग चल रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे कुछ और बातें, ये हो गया पहला, पहला हो गया हाइपोथैलेमस। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन है कौन सी ग्लैंड से कौन सी सेल से रिलीज होता है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरह की सेल, इंटीरियर लोब में, इंटीरियर लोब पर दो तरह की सेल जो कलर लेती हैं इनको क्रोमोफिल कहा जाता है। दूसरा जो कलर नहीं लेती हैं इन्हें क्रोमोफोब कहा जाता है। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे दो तरह की सेल होती हैं, एक तो होती है क्रोमोफोब जो कलर ही नहीं लेती, और ये होती है क्रोमोफिल जो कलर ले लेती हैं, इन्हें क्रोमोफिल सेल कहा जाता है। अब क्रोमोफिल सेल दो तरह की होती हैं, एक एसिडिक डाई से कलर लेती है इसे एसिडोफिल, दूसरा बेसिक डाई से। एक होता है एसिडोफिल, ये जो रेड कलर का है जैसे मान लीजिए एसिडोफिल, ठीक ना। दूसरा बेसोफिल, ठीक ना। बेसोफिल सेल होती है ये, ठीक है। तो एसिडोफिल सेल या बेसोफिल सेल, इन्हीं को अल्फा सेल भी कहा जाता है। अल्फा सेल या इनका नाम है इयोसिनोफिलिक डाई से ये कलर लेती हैं, इसलिए इनका इस्नोफिल सेल नाम ही होता है, इस्नोफिल सेल, ठीक ना। तो पूछा जाए कभी इस्नोफिल सेल कहाँ होती है ब्रेन में, तो ये एंटीरियर लोब में होती है, ठीक ना। और बेसोफिल सेल ये होती है या इन्हीं को बीटा कहा जाता है, बीटा सेल। अब यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक ना। तो यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से दो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन एसिडोफिल से ये रिलीज होते हैं, इनको हम लोग गैप याद रखते हैं, ठीक ना। जी, जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर ये प्रोलैक्टिन, ए फॉर एसिडोफिल, ठीक ना। तो गैप याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। यहाँ से एफएसएच रिलीज होता है, एलएच रिलीज होता है, जो गायनी में हम लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। दो हार्मोन और हैं जो टीएसएच, थायराइड और एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एंडोक्राइन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, पीएम, ठीक ना। एंडोक्राइन, इनकी बात हम लोग गायनी में करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन कौन से हार्मोन है। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन, एफएसएच और एलएच, ठीक ना। यहाँ तीन हार्मोन की बात करनी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग का सिलेबस ही ऐसे ही है, ठीक ना। अगली बात, तो एफएसएच और एलएच की पहले, एफएसएच और एलएच की बात पहले, है ना। ये जो एफएसएच है और एलएच है इनके रिसेप्टर पूछे जाते हैं। ये जो एफएसएच है, पहली बात कि कहाँ से ये रिलीज होते हैं, तो दोनों एक ही सेल से रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच दोनों बेसोफिल से। इस बात को लिखेंगे कि इनका जो है बेसोफिल सेल से रिलीज होते हैं, बेसोफिल सेल से, ये भी बेसोफिल सेल से रिलीज होते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत पुराने क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। यूपीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक ना। तो ये बात हो गई। दूसरा, इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो इनके रिसेप्टर जैसे ये ओवरी है, ठीक ना। ये ओवरी है तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, केवल ग्रेनुलोसा सेल पर इनके रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर इनके होते हैं ग्रेनुलोसा, जो ग्रेनुलोसा सेल है इंपॉर्टेंट है, ग्रेनुलोसा सेल पे केवल इनके रिसेप्टर होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेल में इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, मेल में, तो मेल में एफएसएच के रिसेप्टर सर्टोली सेल पे होते हैं, सर्टोली सेल पर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल मेल में इस पे एफएसएच के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। और इनका फंक्शन होता है, फंक्शन फीमेल में, ठीक है ना, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प करते हैं। फीमेल में ये हेल्प करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स को, यानी कि जो फॉलिकल्स यहाँ से डेवलप होंगी, ठीक है, और आगे चल के बड़ा होके एक ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं, ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है। और ये आगे चल करके ग्रेफियन, ग्रेफियन ने खोजा था तो उन्हीं के नाम पे ग्रेफियन फॉलिकल्स नाम दिया जाता है, ठीक ना। और फिर ये रप्चर होगा, ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी, ग्रेफियन फॉलिकल्स रिलीज हो जाएगी, फिर यहाँ पे खाली स्पेस जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, ठीक ना। तो ये पार्ट होता है, इसका पूरा डिटेल आगे मेंस्ट्रुएशन वाले में देखना है, यहाँ इतना ही है, ठीक ना। तो इनका फंक्शन होता है डेवलप कराना, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जो जांच कराई जाती है फॉलिकुलोमेट्री, कभी कभी आप देखेंगे इनफर्टिलिटी के केस में जो जांच कराई जाती है, ठीक है ना, लगभग 12 से 13 डे
वो 3-4 बार बुला बुला के जांच कराया जाता है, वो यही देखा जाता है उसमें कि फॉलिकुलोमेट्री में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में दिखता है, ठीक ना। खैर ये यहाँ का पार्ट नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इनका फंक्शन है, ठीक ना। और अगला पॉइंट, उनका उनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, इनके रिसेप्टर एलएच के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ठीक ना। तो जो एलएच के रिसेप्टर है वो थीका सेल, ये थीका सेल जो किनारे है ये ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल पर तो होते ही होते हैं, बाहर ये बगल में थीका सेल होती है, ठीक ना। तो इनके रिसेप्टर ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा पर होते ही होते हैं, प्लस थीका सेल पर भी इनके रिसेप्टर होते हैं दोनों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। ये तो हो गया फीमेल में, फीमेल में एलएच के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कि फीमेल में एलएच के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो ग्रेनुलोसा और थीका सेल दोनों पे होते हैं। मेल में पूछा जाए लेडिक सेल, मेल में लेडिक, जो लेडिक सेल होता है उस पे रिसेप्टर होते हैं एल से एलएच, एल से लेडिक, ठीक है ना। तो मेल में लेडिक सेल पर इनका रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो पूछा गया है यमो वाले एग्जाम में, पिछले वाले में, ठीक ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाफ लाइफ बताइए, हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफ लाइफ क्या होता है, पहली बात तो यही, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि कोई भी हार्मोन जितने देर में अपने इनिशियल स्टेज का आधा हो जाए, ठीक ना। जैसे शुरू शुरू में 5 ml, हालांकि 5 ml बहुत हो गया, नैनोग्राम में निकलते हैं ये, ठीक ना। तो मान लीजिए 5 ml ये रिलीज हुआ, अब कुछ देर के बाद आधा हो गया, ठीक ना। यही जो टाइम है जितने देर में ये अपने ओरिजिनल का आधा हो गया, इसी को टी हाफ कहा जाता है। या फिर ये रेडियो एक्टिविटी जो 12th में केमिस्ट्री में था वो यही टी हाफ था, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने देर में अपने ओरिजिनल का आधा हो जाए, वही यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो इनका 3 से 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, टी हाफ एफएसएच का 3 से 4 घंटे में ये आधा हो जाते हैं, ठीक ना। जितना निकले उसको आधा होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इनका टी हाफ यही पूछा गया था, टी हाफ ऑफ विलेज इनका होता है 20 मिनट, इंपॉर्टेंट, ठीक ना। 20 मिनट में आधा हो जाते हैं ये, जितना ये निकलते हैं अपने इनिशियल क्वांटिटी का, ये 20 मिनट, ठीक है। टी हाफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो एफएसएस और एलएच, ठीक है। तो इनका फंक्शन होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और इनका फंक्शन होता है कि रिलीज करना, रिलीज ऑफ ओवा, ठीक ना। यानी कि ओवम को रिलीज करवाने की जो जिम्मेदारी है वो एलएच की है, ठीक है ना। एलएच सर्व होता है 13th डे, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन के, तो उसमें ये ओवम को रिलीज कराते हैं। एफएसएच और एलएच से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसेप्टर और इनके टी हाफ टाइम, ये याद रखेंगे। अगला एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इस साल पूछा गया था, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को कहा जाता है मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क, मिल्क फॉर्मेशन, ठीक ना। मिल्क फॉर्मेशन कराता है प्रोलैक्टिन, ठीक ना। एंड एंड डेवलपमेंट ऑफ, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एंड स्टॉप करना, स्टॉप, स्टॉपेज ऑफ, यानी कि स्टॉपेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यानी कि यह ये कहता हो जैसे कि अब तो प्रेगनेंसी हो गई है और अब फॉलिक्यूल्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेंसेस की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई, अब तो आगे की तैयारी करो जिससे फीड कराया जा सके, ठीक ना। ये कभी कभी कुछ फीमेल्स में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा होता है तो उनमें मिलता है एमिनोरिया, ठीक ना, एमिनोरिया मिलता है क्योंकि ये जो है ये मिल्क के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, डेमो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैलेक्टो, गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस हार्मोन, कौन सा इसमें से गैलेक्टोकाइनेसिस हार्मोन, पहला प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, सी ग्रोथ हार्मोन, डी है एंटी मुलेरियल हार्मोन, इसमें से गैलेक्टोकाइनेसिस कौन सा हार्मोन है, इसी साल एमओ का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कौन सा होगा ऑप्शन, थोड़ा सा सोचिए और रिस्पॉन्ड करिए, इसमें से कौन सा गैलेक्टोकाइनेसिस है, गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब गैलेक्टोकाइनेसिस, ए प्रोलैक्टिन, ठीक ना, ए गैलेक्टोकाइनेसिस, ओके, ठीक है। तो दो शब्द हैं, एक होते हैं गैलेक्टो, गैलेक्टोपॉइसिस, गैलेक्टोपॉइसिस, ठीक ना। तो गैलेक्टोपॉइसिस का मतलब होता है मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन,
ठीक ना। और दूसरा शब्द होता है गैलेक्टोकाइनेसिस। तो जो गैलेक्टोकाइनेसिस है इसका मतलब होता है मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन। ठीक ना। तो अब तो आंसर आ गया होगा। ये जो मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन का काम है और ये ऑक्सीटोसिन का काम है। ठीक ना। मिल्क इजेक्शन इसी को कहा जाता है। यस। तो एंटीमुलेरियन हार्मोन, यस ये होगा ना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। ठीक ना। यानी कि ये मिल्क को सिक्रीट कराता है। तो मिल्क सिक्रीशन को कहा जाता है मिल्क इजेक्शन भी कहा जाता है। तो मिल्क इजेक्शन, सिक्रीशन, काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब मोशन, पोएसिस, पोएसिस का मतलब याद करिए जैसे इरिथ्रोपोएसिस, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जो फॉर्मेशन कराए वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक ना। इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल। ठीक ना। क्वेश्चन ये था इसमें से बताइए गैलेक्टोकाइनेसिस कौन सा हार्मोन है। ठीक ना। तो शब्दों में उलझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। बस ध्यान से थोड़ा सा सोचना रहेगा उस पर। ध्यान लिखेंगे कि प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज गैलेक्टो गैलेक्टोपोएटिक गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। ठीक ना। ये प्रोलैक्टिन गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन होता है। एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक ना। ये होता है गैलेक्टो, गैलेक्टो का मतलब होता है मिल्क। काइनेटिक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जैसे होती थी, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक ना। वहीं से ये शब्द आया है। तो गैलेक्टो काइनेटिक हार्मोन, ये जो है गैलेक्टो काइनेटिक हार्मोन होता है। ठीक ना। तो अगली बात ये है कि अगर इफ प्रोलैक्टिन लेवल, इफ प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज, इंक्रीज कर जाए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ठीक ना, या कुछ जैसे फीमेल में ये देखा गया है कि इंक्रीज बिफोर, बिफोर जैसे प्रेगनेंसी। ठीक ना। यानी कि प्रेगनेंसी से पहले अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज कर जाए तो यह फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टॉप करा देता है। ठीक ना। और इसकी वजह से अमिनोरिया होता है। तो इट काजेस अमिनोरिया, इट काजेस अमिनोरिया, ये अमिनोरिया काज करता है। ठीक ना। तो जो जांच आप कराते हैं कई बार D2, ठीक ना, जो D2H हार्मोन होता है, D2 का मतलब डे टू ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसमें जो सभी हार्मोन्स है उसमें इसको भी जांच कराया जाता है। तो कई बार मिलता है ये तो बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक ना। अब आपसे पूछे जाते हैं कि वो कंडीशन बताइए जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, सिक्रीशन बढ़ता है। ठीक ना। ये टाइम आपसे पूछा जाता है। यहाँ लिखेंगे टाइम, वो समय, व्हेन, व्हेन पीआरएल, पीआरएल सिक्रीशन, पीआरएल सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं, पीआरएल सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे खाते समय, खाना खाते समय प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, स्लीप के समय, सोते समय। ठीक ना। एंड ड्यूरिंग क्वासन, क्वासन के टाइम। ठीक ना। एंड प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। एंड चेस्ट वाल्व इंजरी, चेस्ट वाल्व इंजरी। ठीक ना। ये वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। जिनमें प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का जो लेवल है इन कंडीशंस में बढ़ता है, ईटिंग, स्लीप, क्वेश्चन, प्रेगनेंसी एंड चेस्ट वाल इंजरी में। ठीक ना। अब इसमें से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कंडीशन, कंडीशन इन विच जो पीआरएल लेवल है, पीआरएल लेवल नॉट इंक्रीज, नॉट इंक्रीज। ठीक ना। तो पहला ऑप्शन ये है ईटिंग, ईटिंग। ठीक ना। बी ऑप्शन है स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस भी लिख लेंगे, स्ट्रेस में भी ये बढ़ जाता है, तनाव के समय ये हार्मोन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस। ठीक है ना। सी, सी है स्लीप, स्लीप। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इंजरी टू, इंजरी टू लेग। ठीक ना। कौन सा इसमें से होगा जिसमें ये हार्मोन नहीं बढ़ते हैं। डी, यानी कि इंजरी तो है लेकिन इंजरी चेस्ट वाल में इंजरी नहीं है। यस, चेस्ट वाल में अगर इंजरी नहीं है तो ये नहीं इंक्रीज होते हैं, ये पैर में चोट लगने से प्रोलैक्टिन का लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक ना। कि कौन सा इसमें से कंडीशन है जिसमें, जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक ना। ये बात हो गई एफएसएच, एलएच। ठीक ना। एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन की। तो प्रोलैक्टिन जब भी बढ़ेगा तो ये अमिनोरिया काज करता है। ठीक ना। तो इसी को लैक्टेशनल अमिनोरिया भी कहा जाता है। ये बात ये भी लिख लेंगे। ठीक ना। हार्मोन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर
लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया ये होता है, लैक्टेशनल अमीनोरिया डिलीवरी के बाद जो 6 मंथ तक जो मेंसेस नहीं आते हैं, ठीक ना, उसके पीछे वजह यही होता है कि उस दौरान प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रहता है, ठीक ना। तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रहेगा तो ऐसे में ये फॉलिकुलर, यस प्रोलैक्टिन ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टॉप करा देता है, ठीक ना। ये स्टॉप कर देता है कि अभी फॉलिकल्स की जरूरत क्या है, अभी तो फीड कराना है। स्टॉप फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है, ठीक ना, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टॉप करा देता है। और जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनेगी, और ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो ओवम नहीं मैच्योर हुआ और ओवुलेशन की बात ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये स्टॉप कर देता है प्रोलैक्टिन, ठीक है ना। अगली बात एक और सिंड्रोम, जैसे हम लोग कार्मेन सिंड्रोम देखे हैं, वैसे यहाँ देखेंगे सीहन सिंड्रोम। कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीहन सिंड्रोम, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये कि सीहन सिंड्रोम कौन से पार्ट की बीमारी से एसोसिएट है, ठीक है ना। तो इट एसोसिएटेड विद इट एसोसिएटेड विद इट एसोसिएटेड विद ठीक है ना, एसोसिएटेड विद ये पिट्यूटरी पिट्यूटरी डिजीज। जैसे एक बीमारी पूछी गई थी इस साल, अल्पोर्ट सिंड्रोम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये था कि अल्पोर्ट सिंड्रोम कौन से ऑर्गन की बीमारी है, बस ये क्वेश्चन थे। अल्पोर्ट सिंड्रोम मेनली कौन से ऑर्गन की बीमारी, याद है वो मेनली कौन से ऑर्गन की बीमारी, ठीक ना। और फिर तो आंख और कान भी होते हैं इसमें, अल्पोर्ट सिंड्रोम में आंख कान किडनी सब अफेक्ट होते हैं, लेकिन मेनली किडनी की बीमारी, बस ठीक ना, मेनली किडनी की बीमारी। ये भी पूछा गया था एमओ वाले में, हालांकि इसको हम लोग किडनी वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये तो और भी ऑर्गन्स इसमें हो सकता है कि इंजर्ड हो, हालांकि होते नहीं इसमें, लेकिन मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कुछ फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, ठीक है ना, तो डिलीवरी का टाइम आता है, जैसे एक्लेम्सिया है या प्री एक्लेम्सिया है या कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट है इसका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। और जब यानी कि डिलीवरी के बाद होता है ये, तो जब डिलीवरी के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पिट्यूटरी का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये ग्लैंड धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगती है, ये ग्लैंड धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसी को कहा जाता है नेक्रोसिस, ठीक ना। नेक्रोसिस का मतलब जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो एक ग्लैंड खराब हो जाती है, ठीक ना। इसको कहा जाता है कि जो पोस्ट पोस्ट परप्यूरियल यानी कि डिलीवरी के बाद पोस्ट परप्यूरियल नेक्रोसिस, पोस्ट परप्यूरियल नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ना। इसका वजह क्या होता है, ड्यू टू इस्कीमिया, यानी कि किसी भी वजह से इस्कीमिया की पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई है, और जब इस्कीमिया हो गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक ना। इसी को कहा जाता है सीहन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है सीहन सिंड्रोम। सीहन सिंड्रोम, अब जरा सोचिए कि सीहन सिंड्रोम का इफेक्ट क्या होगा। तो मान लीजिए कि इसमें तो एफएसएच और एलएच, ठीक ना, ये घट जाएंगे क्योंकि यहीं से तो बनते थे, एफएसएच और एलएच ये तो घट गए। अब क्या होगा, एफएसएच और एलएच तो घट गए और अभी डिलीवरी हुई है, तो इसका मतलब अभी तो एफएसएच की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये पता नहीं चलता है क्योंकि अभी तो ओवुलेशन की जरूरत ही नहीं है, अभी तो लैक्टेशनल अमीनोरिया का टाइम है, ठीक है ना। तो एफएसएच और एलएच घटते हैं लेकिन ये पता नहीं चलते हैं, यहाँ से जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे क्योंकि ये है ही नहीं, तो जब यही नहीं है तो यहाँ के सारे हार्मोन घट जाएंगे, ठीक ना। इसका सबसे प्राइम इफेक्ट प्रोलैक्टिन पे पड़ता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन की तो जरूरत है, अभी मिल्क की ही तो जरूरत है और मिल्क ही नहीं बनता है। तो कंप्लेन आती है कि डॉक्टर साहब मदर में आफ्टर डिलीवरी देयर इज लो, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो लो होगा, नहीं तो बिल्कुल जो है एब्सेंट मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क ही नहीं बनता है, मिल्क नहीं बनता है, तो ऐसे में मदर में मिल्क लो हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसके बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं, ये इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है सीहन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, ये पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है जिसमें मिल्क ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें बस डिफिनेशन पूछा गया है कि सीहन सिंड्रोम क्या होता है। सीहन सिंड्रोम ये पोस्ट परप्यूरियल है, ये इसको और क्लियर करके लिख लेंगे, पोस्ट परप्यूरियल आफ्टर डिलीवरी क्योंकि अभी आगे हम लोग बात करेंगे जो परप्यूरियल फेज होता है वो 6 मंथ होता है, इसलिए परप्यूरियल शब्द हटा देंगे, ठीक है ना। परप्यूरियल वो फेज होता है जिसमें जो बढ़ा हुआ यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल जगह पे जा रहा होता है, वो 6 मंथ होता है।
इसलिए पर्क्यूरियल शब्द नहीं यूज करेंगे। डिलीवरी, जस्ट डिलीवरी के बाद ये होता है, ठीक है ना। ये हो गया सीहन सिंड्रोम, ठीक ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सीहन सिंड्रोम और कार्मेन सिंड्रोम, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग ये बात किए कि कौन सा गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन है और कौन सा गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। अगला एचपीए एक्सिस की हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। एचपीए एक्सिस कब से एक्टिव होती है, हम लोग बात किए 20th वीक से, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है ओवरी, ओवरी, ठीक ना, ओवरी, ठीक ना। तो कल हम लोग बात किए थे कि ओवरी का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक ना। तो मेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, इसको कहा जाता है सेक्सुअल, सेक्सुअल डाइमार्फिज्म, डाइमार्फिज्म, ठीक ना। ये होता है 5th वीक पे, इंट्रायूटराइन लाइफ के 5th वीक पे, ठीक ना। और ओवरी का, यहाँ से क्वेश्चन, ओवरी का, ओवरी का फॉर्मेशन, ओवरी का फॉर्मेशन कब होता है। अगला है ओवरी फंक्शनल कब से होती है, ओवरी फंक्शनल कब से होती है। तो ओवरी फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है 16th वीक, 16th वीक, ठीक ना। लेकिन बन जाता है 8th वीक, 8th वीक, ये जम्मू वाले में पूछा गया था, ठीक है ना। ये ओवरी कब बनती है, तो ओवरी बनती है 8th वीक पे, ठीक ना। यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एक और हार्मोन होता है एल्ट्रीमुलेरियन हार्मोन, उसकी हम लोग अभी बात करेंगे आगे। जो डेवलपमेंटल एनामलीज है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हाईलाइट करके दिया गया है सिलेबस में। डेवलपमेंटल एनामलीज को ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। तो ओवरी फॉर्मेशन 8th वीक, फंक्शनल 16th वीक, दोनों ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखेंगे इन फीमेल, इन फीमेल फीटस ओवरी, ओवरी डेवलपमेंट, ओवरी डेवलपमेंट, ठीक ना, ड्यूरिंग इंट्रा यूटराइन लाइफ अकर, अकर, जो ऑप्शन दिए गए थे बिल्कुल ऐसे ही 9th वीक, बी ऑप्शन था 16th वीक, सी ऑप्शन 8th वीक, 8th वीक, डी ऑप्शन है 10th वीक, 10th वीक, इसमें से कौन सा होगा। डेवलपमेंट पूछा गया है, ओवरी का डेवलपमेंट, ओवरी का डेवलपमेंट कब हुआ था, कब होता है, ठीक ना। ओवरी का डेवलपमेंट कब होता है, सी, ठीक है, यही तो है, सी ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ओवरी से, ओवरी कब बनती है, ओवरी का फॉर्मेशन ये हो गया 8th। अब अगली बात, अगला, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन से हार्मोन ओवरी से रिलीज होते हैं, हार्मोन ओवरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ये 12th में पूछा जाता था, यहाँ नहीं पूछा जाएगा, आप यमो का एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर भी एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, एंड्रोजन एंड रिलैक्सिन, ये हार्मोन 4 हैं जो ओवरी से निकलते हैं, जो पूछे नहीं गए हैं यहाँ पे, ये नीट में सब पूछा जाता है, ठीक ना। तो अब आगे की बात पूछी जाती है कि ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो एस्ट्रोजन 3 तरह का होता है, एक को कहते हैं एस्टिरोन, एस्टिरोन कहते हैं, दूसरा इसी का फॉर्म है, इसको कहते हैं एस्ट्राडाई, और तीसरा एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल, ठीक ना। अब ये पूछे जाते हैं, इसको E1 कहते हैं, ई का मतलब एस्ट्रोजन, और ये E2 कहलाता है, और ये E3 कहलाता है, ठीक ना। अब तीनों में याद रखेंगे कि कब कौन सा हार्मोन कौन सा स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम, कब ये फीमेल की लाइफ में कब कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे पोस्ट मेनोपॉजल, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कौन से टाइप का एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, एस्टेरोन, ठीक ना। ये होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन का ज्यादा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एस्ट्रिडाइल, ठीक है ना, पूछा जाता है कि मोस्ट स्पेसिफिक हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये है, ये प्रेगनेंसी, यहाँ प्रेगनेंसी लिखना है, प्रेगनेंसी के दौरान जो एस्ट्रोजन का जो फॉर्म होता है वो एस्ट्रियोल होता है, एस्ट्रियोल होता है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, मोस्ट, मोस्ट
स्पेसिफिक हार्मोन ड्यूरिंग मोस्ट स्पेसिफिक फार्म पूछा गया, फार्म ऑफ एस्ट्रोजन, मोस्ट स्पेसिफिक फार्म ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक ना। प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट स्पेसिफिक फार्म कौन सा होता है? तो पहला है एस्टिरॉन, बी है एस्ट्राडाइऑल, सी है एस्ट्रिऑल और डी है एस्ट्राट्राइऑल। ठीक है, ऑप्शन ही तो बनाने हैं एग्जाम को, ठीक है ना। एक सही देना है, बाकी गलत में वो कुछ भी दे सकते हैं, एक ही सही देना है, सी एस्ट्रिऑल, ठीक ना। एस्ट्रिऑल प्रेगनेंसी के दौरान ये वाला, ठीक है ना। यस बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एस्ट्रोजन का E1 E2 E3 फॉर्म, ठीक ना। तो E3 प्रेगनेंसी के दौरान और ये प्यूबर्टी के दौरान, और ये जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ये ज्यादा उस टाइम बनते हैं, ठीक है ना। तो ये एस्ट्रोजन से ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है। अगला प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी से बनता है, ठीक है ना, ओवरी से। और ये जो है प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से भी बनता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का हम लोग बात कर लिए कि ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन पूछा गया है। प्रोजेस्टेरॉन नाम ही है, ये जो है प्रोजेस्टेरॉन ये जेस्टेशन को सपोर्ट करता है, ठीक ना। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक ना, ये जो क्या करता है, ये डेवलप कराता है। तो यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स जो रप्चर हो गई हैं उनको फिर से फॉर्म कराता है, ठीक ना। यानी कि ये रिस्टोर करता है इंटीग्रिटी ऑफ यूट्रस, ठीक ना। यूट्रस कैसे? बाय फार्मिंग ब्लड वेसल्स, बाय फार्मिंग ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक ना। तो ये फॉर्म होता है। अगली बार इसका फंक्शन होता है, फंक्शन टू सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक ना। और ये आल्सो ये यूज किया जाता है ओसीपी में भी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, लियोनॉर्गेस्टेरॉल, ठीक ना। और अलग अलग फॉर्म में आता है। तो अगर जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, यहाँ पे लिखेंगे जो प्रोजेस्टेरॉन, हालांकि जो पिल्स आती हैं उसमें एस्ट्रोजन भी होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आती हैं, इनका फंक्शन होता है सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देना, इनका एक्शन होता है। इन्हें मिनी पिल्स के नाम से जाना जाता है। तो मिनी पिल्स वो पिल्स होती हैं जिनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है ना। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन्हें कंबाइंड पिल्स कहा जाता है, कंबाइंड पिल्स, ठीक है। ये आगे का चैप्टर कॉन्ट्रासेप्टिव लेकर वहां बात करनी है, ठीक है ना। ये ओवरी से हो गया। एक और हार्मोन है, वो भी पूछा जाता है, ठीक ना। बाकी इधर कम पूछा गया है। क्वेश्चन वो हार्मोन है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन, ठीक ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक ना। तो ड्यूरिंग जब हम लोग का जन्म हो रहा होता है तो दो डक्ट बनती हैं, ठीक ना। डेवलपमेंट के दौरान जब डेवलपमेंट हो रहा होता है इन इंट्रा यूटराइन लाइफ, ठीक ना, तो दो डक्ट बनती है, एक को कहा जाता है वुल्फियन डक्ट। तो अगर वुल्फियन डक्ट डेवलप हो गई, वुल्फियन डक्ट डेवलप हो गई तो मेल के पार्ट बनेंगे, मेल के जेनाइटल पार्ट बनते हैं, ठीक ना, वुल्फियन डक्ट से। लेकिन उसी समय मुलेरियन डक्ट बनती है। तो मुलेरियन डक्ट से ये जो है मुलेरियन डक्ट से फीमेल जेनाइटल पार्ट बनते हैं, फीमेल जेनाइटल पार्ट बनते हैं। तो पहला वर्ग अगर अगर ठीक है ना, पहला तो अगर जो मेल जो है ये चाइल्ड है डेवलप कर रहा है, ठीक ना, तो ये डेवलपमेंट के दौरान एंटी मलेरियन हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि मलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस करते हैं। कि जैसे ये बता रहे हो कि नहीं तुमको डेवलपमेंट नहीं होना है, नहीं तो तुम यूट्रस बना दोगे, और यह है मेल, ठीक है ना। हालांकि कभी कभी हो जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल एनामलीज, उसमें होता है, ठीक है ना। तो एंटी मलेरियन हार्मोन ये करता है सप्रेस करता है मलेरियन डक्ट को, मलेरियन डक्ट को ये सप्रेस करता है। फीमेल में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने चल रहे हैं। फीमेल में ये जो हार्मोन है,
ठीक ना। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? आफ्टर इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो जैसे ये ओवरी है, ठीक ना, तो ये ओवरी है और ओवरी में ये जैसे ग्रेनुलोसा सेल है, ठीक ना, तो ये ग्रेनुलोसा सेल है पूरी ओवरी में, तो ये ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज होता है, ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज होता है। और कहाँ से रिलीज होता है? जो फॉलिकल्स हैं, जो डेवलप कर रही हैं, क्योंकि कई फॉलिकल्स डेवलप होती हैं जिनमें से एक ही बनती है ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक ना। तो ये जो है, ये जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स से ये ये जो है रिलीज होता है, फॉलिकल से रिलीज होता है, ठीक ना। तो अब एक क्वेश्चन, अगर किसी फीमेल में एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल जांच कराया गया और ये लो है, ठीक ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन का जांच कराया गया और लो है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें फॉलिकल्स डेवलप नहीं कर रही हैं, ठीक ना, फॉलिकल्स नहीं डेवलप कर रही हैं। अगर फॉलिकल्स डेवलप करती तो एंटी मुलेरियन हार्मोन ज्यादा बनता, क्योंकि फॉलिकल्स ही रिलीज करती हैं मेनली, ठीक ना। तो ऐसे में ये एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल केसेस में, स्पेशली इनफर्टिलिटी के केसेस और जैसे अमेनोरिया के केसेस, ठीक है ना। तो ऐसे में नंबर ऑफ फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन के। जितनी ज्यादा फॉलिकल्स डेवलप करेंगी उतना ही ज्यादा एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा, ठीक ना। तो ये बात हो गई। यहाँ इस चैप्टर में इतना ही है। अगला चैप्टर हम लोग देखने चले हैं, ठीक ना, जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो पिछले 4 पेपर हुए हैं, 3 ये और एक बहुत पहले हुआ था, ठीक ना, 596 वैकेंसी, तो सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला चैप्टर प्यूबर्टी, ठीक ना, एक क्वेश्चन फिक्स है, प्यूबर्टी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। तो पहली बात डिफिनेशन कि प्यूबर्टी क्या होता है। तो प्यूबर्टी एक स्टेज होती है जो कि पूछा नहीं जाएगा आपसे। प्यूबर्टी एक स्टेज होती है जो कि कनेक्ट करती है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, चाइल्डहुड से कनेक्ट करती है एडल्टहुड, एडल्टहुड यानी कि ये एक ऐसी स्टेज होती है फीमेल की लाइफ में, ठीक है ना, जिसमें चाइल्डहुड से एडल्टहुड को ये कनेक्ट करती है, ठीक है ना। अब स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेज यही पूछे जाते हैं। स्टेज में सबसे पहले ये होता है देयर इज ग्रोथ स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट। कई बार ऑप्शन आए हैं तो ग्रोथ स्पर्ट नहीं दिए गए। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है? तो लोग बताएंगे कि डॉक्टर साहब हमारी बच्ची है और उस बच्ची की हाइट बहुत तेज बढ़ रही है, इसमें बहुत तेजी से हाइट इंक्रीज करता है, ठीक ना, बहुत तेजी से, वेरी हाई। लेकिन ध्यान देंगे कि ये ग्रोथ पीक नहीं होता है, ये हाइट बहुत तेज बढ़ रहा होता है लेकिन ग्रोथ पीक नहीं होता है, ठीक ना। तो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली हाइट इंक्रीज करता है। इंक्रीज हाइट, लोग बताएंगे कि अचानक से बच्ची की जो हाइट है वो बहुत तेज बढ़ रही है, तो पहले ग्रोथ स्पर्ट आते हैं, पहले ग्रोथ स्पर्ट, ये सब ऑप्शन, ये स्टेज याद रखेंगे, पहले ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है ब्रेस्ट बडिंग, यानी कि ब्रेस्ट का अपीयरेंस, ठीक ना, ब्रेस्ट बडिंग, ब्रेस्ट बडिंग होता है, ठीक ना, ब्रेस्ट बडिंग होने लगता है। ब्रेस्ट बडिंग को नाम दिया गया है थिलार्ची, थिलार्चे, ये पूछा गया है थिलार्चे क्या होता है, तो थिलार्चे इधर ब्रेस्ट बडिंग यानी कि ब्रेस्ट का अपीयरेंस। उसके बाद थिलार्चे, थिलार्चे के बाद होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर का अपीयरेंस, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, ठीक ना। तो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स का अपीयरेंस होता है। इसमें भी 2 स्टेज होते हैं, पहले प्यूबिक हेयर जिसे प्यूबार्ची कहा जाता है, प्यूबार्ची, फिर उसके बाद एक्सिलरी हेयर्स इसे एडिनार्ची कहा जाता है, एडिनार्ची, ठीक ना। तो पहले पहले थिलार्की, सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट, बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है, ठीक ना, फिर थिलार्की, फिर उसके बाद प्यूबार्की, फिर एडिनार्की, एडिनार्की, ठीक ना, एक्सिलरी हेयर्स, फिर उसके बाद पीक, पीक होता है, पीक ऑफ हाइट ऑफ ग्रोथ, जितनी हाइट बढ़नी होती है बस यहीं तक बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती फीमेल की, ठीक ना। पीक ऑफ हाइट ग्रोथ, क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट्स बंद हो जाती हैं, पीक ऑफ हाइट ग्रोथ, तो पीक ऑफ हाइट ग्रोथ और ग्रोथ स्पर्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि यह होता है जिसमें बहुत तेजी से हाइट बढ़ रही होती है, बहुत तेजी से, यहाँ पर भी हाइट बढ़ती है, हाइट यहाँ पर भी बढ़ती है, लेकिन ये पीक होता है, जितना बढ़ना है बस यहीं बढ़ जाएगा, उसके बाद
जो एपिफाइजियल प्लेट्स है बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि फिर हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद होता है मेंस्ट्रुएशन, जिसे मीनार्की कहा जाता है, मीनार्की, ठीक ना। तो यहाँ से स्टेजेस पूछे जाती हैं आपसे, स्टेजेस यहाँ पे लिखेंगे, ग्रोथ स्पर्ट, ग्रोथ स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब बहुत तेजी से हाइट बढ़ी, फिर उसके बाद थिलार्की, 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 फिर उसके बाद प्यूबार्की, 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 फिर एडिनार्की, 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 फिर उसके बाद ग्रोथ पीक, ग्रोथ पीक, ये ध्यान देंगे, ग्रोथ स्पर्ट नहीं, ग्रोथ पीक ऑप्शन दिए जाएंगे ज्यादातर इसमें, और इसी में कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ पीक के बाद ध्यान देंगे, देन मिनार्की, देन मिनार्की, ठीक है ना। अब आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है ना, यहाँ से ये एमओ वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अपीयरेंस, appearance of appearance of pubic hair during puberty, during puberty is known as, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है मिनार्की, बी ऑप्शन है फिलार्की, फिलार्की, सी है प्यूबार्की, प्यूबार्की, डी ऑप्शन है एडिनार्की, एडिनार्की, ठीक ना। सी, yes, appearance of pubic hair during pregnancy is प्यूबार्की, ओके, यस प्यूबार्की ही है, प्यूबार्की, यही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एमओ का क्वेश्चन है, पूछा गया था, क्वेश्चन है कि अपीयरेंस, पूछा गया था अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड ड्यूरिंग, appearance of breast bud during puberty, during puberty is known as, is known as, पहला मिनार्की, मिनार्की, बी है थिलार्की, थिलार्की, सी है एडिनार्की, एडिनार्की, और डी है इसी में से मान लीजिए प्यूबार्की, बी, ठीक ना। तो यस, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, थिलार्की, ठीक है ना, ये मोबाइल में पूछा गया था, अभी जो हुआ है एग्जाम उसी में पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, दो लाइन लिखेंगे। पहला एक लाइन है कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, जब पूछा जाए फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, और दूसरा फर्स्ट विजिबल, फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, तो प्यूबर्टी का फर्स्ट विजिबल साइन इज हिलार्की, हिलार्की, वाइल जो ग्रोथ, ग्रोथ स्पर्ट है, ग्रोथ स्पर्ट इज फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यस, ठीक है ना, ग्रोथ स्पर्ट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, वाइल फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इज हिलार्की, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे अगला, ये हो गया, ये हो जाए तो क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन ये भी पूछा ही गया है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग, फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का फर्स्ट स्टेज बताइए। पहला ग्रोथ पीक, ग्रोथ पीक, बी ऑप्शन ग्रोथ, ग्रोथ स्पर्ट, सी ऑप्शन है हिलार्की, ठीक है, डी ऑप्शन है एडिनार्की, बी फर्स्ट स्टेज, बी फर्स्ट स्टेज पूछा गया है, फर्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन बदल जाए, क्वेश्चन यही, क्वेश्चन यही, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन आपको दे दिया गया, ऑप्शन, ऑप्शन ऐसे हैं, ये भी पूछा ही गया है, हिलार्की, बी ऑप्शन है एडिनार्की, एडिनार्की, सी है मिनार्की, मिनार्की, और डी है प्यूबार्की, प्यूबार्की, इसमें से कौन सा होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें तो ग्रोथ स्पर्ट है ही नहीं ऑप्शन में, हिलार्की,
यस, थिलार की ही आंसर सही, ये थिलार की, ठीक है। तो दोनों इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसको कई बार शॉर्टकट में ऐसे लोग याद रखते हैं। एक तो ग्रोथ स्पर्ट हो गया, फिर द पब एड्रेसेस गुड गुड मैन, द पब एड्रेसेस गुड मैन, ऐसे निमोनिक है द पब। पब क्या होता है? द पब एड्रेसेस गुड मैन। हालांकि गुड मैन पब में नहीं जाते, लेकिन पब एड्रेसेस गुड मैन, गुड मैन का पता पब होता है। पब का मतलब इसके बाहर, तो गुड मैन एड्रेस नहीं होता है, लेकिन निमोनिक है द पब एड्रेसेस गुड मैन, ठीक है। तो ये निमोनिक है, इसको याद रखेंगे। द ग्रोथ स्पर्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना। द पब एड्रेसेस गुड मैन, ये बात हो गई। अब कुछ और बातें मीनार्की के बारे में। मीनार्की इस साल पूछा गया था, ये भी मीनार्की। मीनार्की क्या होता है? पहली बात तो ये होता है, इट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल लाइफ, यानी कि फीमेल की लाइफ में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होते हैं वो मीनार्की कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज एन ओवुलर, इसमें ओवम नहीं रिलीज होते हैं फर्स्ट मेंसेस में, ठीक ना। एंड इट बिकम्स रेगुलर, ठीक ना, इट बिकम्स, यानी कि तब तक इरेगुलर रहेंगे। कई बार लोग आपसे कंप्लेन करेंगे, डॉक्टर साहब बिटिया हमारी एक बार मेंसेज आ गए, फिर उसके बाद से 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मेंसेज नहीं अपीयर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इट बिकम्स, उसके बाद ये रेगुलर होता है। रेगुलर आर आर कंप्लीटली कंप्लीटली नॉर्मल, नॉर्मल ये होता है आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद, जो सिर्फ फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ उससे 2 साल तक जाकर के ये नॉर्मल होता है, उसके पहले तक इरेगुलर होता है, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम, टाइम, ठीक ना, यही पूछा जाता है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेंगे। टाइम, ठीक ना। तो इसका टाइम होता है 10 ईयर, 10 ईयर से लेकर के 16 ईयर, 10 ईयर से 16 ईयर का जो टाइम है उस दौरान मेंसेस मीनार्की अपीयर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे जो इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ऑफ मीनार्की, एवरेज टाइम ऑफ मीनार्की। पहला ऑप्शन 10 ईयर, बी ऑप्शन 16 ईयर, सी ऑप्शन 8 ईयर, डी ऑप्शन 13 ईयर। कौन सा इसमें से सही है? ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसी साल का क्वेश्चन है। डी, डी फॉर 13 ईयर, यस, इसका आंसर 13 ईयर है। यही लिख लेंगे एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ही पूछा गया था। एवरेज टाइम, एवरेज टाइम इज 13 ईयर, ठीक ना, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एवरेज टाइम इज 13 ईयर, ठीक ना। तो एवरेज टाइम 13 ईयर होता है, लेकिन 10 से 16 ईयर की एज में मेंसेस अपीयर हो जाने चाहिए। अब अगली बात, मेंसेस के अपीयरेंस की बेस और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक ना, जैसे थिलार्की, प्यूबार्की, पेरिनार्की, एंड जो वॉइस में जो चेंजेस हैं, वॉइस चेंजेस, ठीक ना। तो जो नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मली जो टाइम है वो होता है मेंसेस के बेस पे 10 से लेकर के 16 ईयर, ये अभी हम लोग बात किए। इसका जो एवरेज है 13 ईयर, एवरेज 13 ईयर, ठीक है ना। अब अगर किसी फीमेल में इस एज से पहले ही मेंसेस अब हो जाए तो इसे कहा जाता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है? तो ऐसी प्यूबर्टी जिसमें जो मेंसेस हैं वो बिफोर, यानी कि बिफोर 10 ईयर, 10 ईयर से पहले ही मेंसेज आ जाए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात जिसे कहा जाता है डिलेट, या देरी हो रही है, डिलेट प्यूबर्टी। तो डिलेट प्यूबर्टी तब कहा जाता है जब किसी फीमेल में जो मेंसेज है वो आफ्टर, यानी कि 16 ईयर हो गए और अभी तक मीनार्की नहीं अपीयर हुआ है। तो डिफिनेशन ये है कि मेंसेज आफ्टर 16 ईयर हो या मेंसेज बिफोर 10 ईयर हो, इसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन अधूरा है अभी, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जो टाइम होता है 8 से लेकर के 13 ईयर इंपॉर्टेंट है। 8 से 13, जैसे ये 10 से 16 होता है वैसे ही 8 से 13। तो अगर किसी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिफोर बिफोर 8 ईयर हो रहा है तो अब दोनों को मिलाकर के बोलेंगे, ये दोनों को मिलाकर के ऑप्शन दिया जाता है इन फीमेल व्हेन मेंसेस अपीयर, मेंसेस
appear before 10 year and secondary sexual character appear before 8 year, then is और इसका उल्टा यहाँ पे female says after 16 year and secondary sexual character after 13 से 14, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना ही इसको ध्यान रखना है। मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।